हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 5 जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। और ये देखिए, इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब ये उसके आगे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा यहाँ आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि पाठ जो हमारा जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, इसमें जो प्रोफेसर अहमद हैं वह बच्चों को कहाँ घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो ये जो पाठ है इसमें बच्चों को जहाँ घुमाने के लिए प्रोफेसर जी लेके जाते हैं उस जगह का नाम है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो बच्चों ये नाम आपने बहुत अच्छे से याद करना है कि कौन से क्षेत्र में जो पाठ में बच्चे घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कितना अच्छी तरह से बच्चे वहाँ पे घूमे हैं और उन्होंने अलग अलग तरह के पौधे जानवर सब देखे हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चंस हैं ताकि आपकी नॉलेज बरकरार रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए बच्चों, जो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें सतपुड़ा नाम का आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, जो सतपुड़ा है वो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों, पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। आप इसका ये चित्र देख सकते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, अच्छे से आपकी बुक में ये चित्र दिया गया है, आप देखें। ये जो पूरा एरिया है, ये जो सारा आप एरिया देख रहे हैं ये सारा संरक्षित क्षेत्र है, यानी आरक्षित क्षेत्र, जिसका नाम है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला जो एरिया, ये वाला एरिया जो है ये है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा इस क्षेत्र में और भी हैं 2 अभयारण्य जिन्हें कहा जाता है, और वे अभयारण्य 2 हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो अभयारण्य है वह है बोरी वन्यजीव अभयारण्य, और दूसरा जो है इसमें बच्चों वह पचमढ़ी ही नाम से है। दूसरा अभयारण्य क्या है? पचमढ़ी अभयारण्य। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, अगर हम अकेले उसको देखें तो वो पूरा ये चित्र जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये पूरा चित्र थोड़ा कलर बदल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ये पूरा जो है यहाँ पर ये सारा का सारा पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसमें से अगर बात करें हम राष्ट्रीय उद्यान की तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ ऊपर की साइड में और यहाँ नीचे की साइड में भी एरिया बच गया। तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है ये सारा का सारा जो है आपका ये कहलाता है बोरी वन्यजीव अभयारण्य, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कहलाता है पचमढ़ी अभयारण्य। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये तीनों ही हमारे किस में हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता चल पाता है। तो देखिए बच्चों, हम इस पाठ में जो पढ़ रहे हैं वो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि ये इतना सारा बड़ा है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसी के अंदर कुछ पार्ट में सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है और कुछ भाग में यहाँ पर बोरी अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य।
ठीक है। तो 2 अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय पार्क, ये सब किस में सम्मिलित हैं? पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, उम्मीद है बच्चों अब आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा अभयारण्य से ही संबंधित है और आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए मैप भी लगा दिए हैं अभी, ताकि ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अगला हमारा, पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र यानी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य आते हैं? तो कौन से आते हैं? 2 अभी हमने पीछे देखा। पहला बोरी वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ये जो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है बच्चों, ये हमारे देश के किस राज्य में है? ठीक है, तो हमारा देश जो है वो भारत। ठीक है, तो भारत के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बिल्कुल बीच वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके वैसे तो 2 भाग हो चुके हैं, जो मध्य प्रदेश और ये इधर से इधर इतना पोर्शन जो है छत्तीसगढ़ अलग निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने पर आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए ये वाला मैप लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो ये ए करके आपको दिखाया गया है, ये ए जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का, ये केवल मध्य प्रदेश का चित्र मैप है। और इस मैप में जो आप देख रहे हैं अभी ये रेड कलर वाला ये जो पोर्शन है ये है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का। यानी कि अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में जो ये ए वाली जो जगह है, मतलब ये जो ए से आपको डिनोट किया गया है, ये एरिया है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का। ठीक है, तो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाता है एक्चुअल में कौन से स्टेट में या कौन से राज्य में है भारत के, तो वह है मध्य प्रदेश। कौन सा है बच्चों? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो एरिया है उसके नीचे साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और इस पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका नेशनल पार्क कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। इसके अलावा 2 वहाँ पर अभयारण्य हैं, अभयारण्य जिन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है वहाँ पचमढ़ी ही नाम से, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये तीनों के तीनों हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति जात के नाम लिखिए। तो वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो वनस्पति जात क्या है बच्चों? पेड़ पौधे जो वहाँ पर पाए जाते हैं वह उनके नाम आपने देने हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो वहाँ मेनली पाए जाते हैं उनके नाम हैं साल जो एक वृक्ष होता है, फर्नीचर बनाने के काम आता है। सागौन, ये भी जो है फर्नीचर बनाने के काम आती है इसकी लकड़ी। ये दोनों लकड़ियाँ जो होती हैं साल और सागौन की बहुत मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। ठीक है, फिर जंगली आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि, ये सारे पौधे हमें मेनली कहाँ मिलते हैं बच्चों? ये मिलते हैं हमें पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में, यानी पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। ये आपकी बुक से लिए गए चित्र हैं जो आप देख सकते हैं। ये चित्र जो है ये है सिल्वर फर्न का, ये जो है आप देख रहे हैं जामुन का, और ये है जंगली आम। ये क्या है बच्चों? ये है आम का। ये आपकी बुक में चित्र दिए हुए हैं, बिल्कुल वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, ये बीच वाला जो है जामुन का है। ठीक, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन में पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात पूछे गए हैं कि वहाँ पे कौन कौन से जंतु मिलते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में हमने पौधे देखे थे, अब हम यहाँ पर वहाँ पर पाए जाने वाले जंतु देखते हैं। तो देखिए इनमें जो जंतु हैं वो हैं चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि। ठीक है, तो इसमें से ये चित्र जो हैं आपकी बुक से जो लिए गए हैं उनमें देखिए ये है जंगली कुत्ते का चित्र, ये जो है ये चीतल आप देख सकते हैं हिरन की तरह का जानवर है, ये भेड़िया है और ये है तेंदुआ।
ठीक है। तो इस तरह से ये आपके चित्र देखकर आप याद रख सकते हैं कि पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं या प्राणी जात पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है विशेष क्षेत्र स्पीशीज से। तो विशेष क्षेत्रीय जो स्पीशीज होती हैं उसको आपको बताना है कि क्या होती हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, विशेष क्षेत्र स्पीशीज से आप क्या समझते हैं। आंसर है कि पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि कोई विशेष क्षेत्र, जैसे अपना ही अगर हम लोग एरिया की बात करें तो अपने एरिया में जो विशेष रूप से जो पाए जाते हैं पौधे वह कहीं और नहीं पाए जाएंगे, तो वो हमारे अपने एरिया के विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाएंगे। ठीक है, तो हर एरिया में कुछ अलग पौधे पाए जाते हैं या वहाँ पे केवल पौधे ही नहीं जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मोटे तौर पे उदाहरण दिया जाए तो आपने देखा होगा बर्फ़ वाले इलाकों में याक पाई जाती है ना। याक बड़े बड़े बालों वाला जानवर जो आपने पिक्चरों में देखा होगा, है ना। तो वो जो है वो सर्दियों का मतलब कि उसके सर्दियों के अनुकूल रहने वाला जानवर होता है। ठीक है, वो वहाँ सर्दी में ही रहता है। तो अपने यहाँ तो नहीं मिल सकता ना वो जानवर, वो बेचारा जीवन यापन ही नहीं कर पाएगा अपना। तो ऐसे जीवों को, जंतुओं को या पौधों को जो उस विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वो उसी विशेष क्षेत्र की स्पीशीज कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगले क्वेश्चन में स्पीशीज ही पूछा गया है कि आप स्पीशीज की परिभाषा लिखें। तो स्पीशीज बच्चों देखो सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। मतलब स्पीशीज में जो जीव लिए जाते हैं वो जीव आपस में एक दूसरे के साथ अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं, अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समूह को हम स्पीशीज कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा है कि पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज लिखिए। अब जो पचमढ़ी जिसके बारे में हम इस पूरे पाठ में पढ़ रहे हैं उसकी पूछी गई हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। तो देखिए वहाँ पर उस क्षेत्र में जो हमें जंतु मिलते हैं वो हैं बीसन, भारतीय विशाल गिलहरी व उड़ने वाली गिलहरी। ठीक है, ये पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विशेष जंतु हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चित्र भी देख सकते हैं। ये चित्र आपकी बुक में भी दिया हुआ है परंतु साफ से आप नहीं उसे पहचान पा रहे होंगे, तो इसलिए मैंने इस चित्र को यहाँ पर यूज़ किया है ताकि आप देख सकें कि वो चित्र में क्या दिखाया गया है। और ये वो विशाल गिलहरी है, ठीक है, जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है संकटापन स्पीशीज से आप क्या समझते हैं। तो देखो बच्चों, संकटापन यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी पे संकट उत्पन्न हो रहा हो वह स्पीशीज। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर भी इसी तरह से है कि वह स्पीशीज जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं। मतलब निकट भविष्य में अगर हम बात करें निकट भविष्य की, तो वह पक्षी हों या जंतु हों या पेड़ पौधे कुछ भी हो सकता है जो निकट भविष्य में जिनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि वो निकट भविष्य में बिल्कुल समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कि वह संकटापन स्पीशीज हैं। तो विलुप्त होना मतलब वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, निकट भविष्य में जो विलुप्त हो सकते हैं उन स्पीशीज को हम संकटापन स्पीशीज कहते हैं। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन लिखा गया है उसमें पूछा गया है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पारितंत्र जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और अजैव घटक, ये मेन बात होती है कि वहाँ पारितंत्र में केवल जीव जंतु या पौधे ही नहीं, वहाँ के अजैव घटक भी शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि जलवायु, मिट्टी, नदी, डेल्टा, ये सब मिलकर बनाते हैं एक तंत्र को जिसको पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पारितंत्र में आप देख सकते हैं कि जैव
और अजैव घटक दोनों ही सम्मिलित होते हैं, मतलब जैव और अजैव घटक आपस में मिलकर रहते हैं सब, तो वहाँ पर जो तंत्र बनता है उसे पारितंत्र कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि जैव अजैव घटक मिलकर कैसे रहेंगे। अब देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, मान लो हम पारितंत्र एक तालाब का लेते हैं, तो तालाब जो होता है उसमें रहने वाले जंतुओं में मान लो मछली ही अगर आप लेते हैं, तो मछली जो होती है बच्चों, मछली के जीने के लिए वहाँ पे पानी की बहुत आवश्यकता है ना। तो मछली जो जिएगी तो पानी में ही जिएगी ना, जल से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। तो इसलिए वह जल क्या है, जल एक तरह से अजैव घटक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैव और अजैव घटक दोनों आपस में जंतुओं की, पेड़ पौधों की, उनके साथ संक्रियाएं होती हैं, तब जो तंत्र मिलकर बनता है उसे पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो प्रोजेक्ट है, या मतलब केवल टाइगर ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग जानवरों के नामों से भारत सरकार ने ये जो प्रोजेक्ट हैं चलाए हैं। और इन प्रोजेक्ट्स का मेन उद्देश्य क्या है कि जो विलुप्त होने वाले जानवर हैं, मतलब संकटापन्न, जो हमारे संकटापन्न स्पीसीज़ हैं, वो जो कि निकट भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं, उनको संरक्षित करना, उनमें वृद्धि करना। उनको संरक्षित करेंगे तो उनकी जो मात्रा है वह बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर भी इसीलिए चलाया गया था, जो कि भारत सरकार ने 1973 यानी 1973 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से आज भारत में जो बाघ हैं उनकी संख्या अच्छी खासी हो गई है, और हम कह सकते हैं कि अभी हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो पूरी तरह से सफल रहा है, और टाइगर जो है अब संकटापन्न स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तर लिखा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में परियोजना लागू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वृद्धि करना, कि जो बाघों की संख्या है उसमें वृद्धि करना भी ये इस प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर आपको बाघ का चित्र दे दिया गया है ताकि आपको पता रहे बाघ कौन सा जानवर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है। तो प्रथम आरक्षित वन बच्चों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी को प्रथम आरक्षित वन कहा जाता है, क्योंकि भारत में आज़ादी के बाद इसे ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर चित्र दिया गया है सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जैव हम लोग शुरू में देख चुके हैं, क्योंकि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है पचमढ़ी का, आपने देखा था ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस में है, पचमढ़ी के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में है ना, इसी के अंदर तो है ये। तो ये जो पचमढ़ी का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये है कहाँ, ये है मध्य प्रदेश में, यानी एमपी हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, हमारे देश का राज्य। ठीक है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक, ये देखो बच्चों, ये जो बुक होती है, ये बुक जिसमें कि संकटापन्न जो स्पीसीज़ हैं हमारे यहाँ, मतलब चाहे वो पौधों की हों चाहे जंतुओं की हों, ठीक है, उन सभी संकटापन्न स्पीसीज का, प्रजातियों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, इस बुक में जो रेड डाटा बुक जो होती है, इसके अंदर सभी पौधों का या जंतुओं का या अन्य कोई भी स्पीसीज है, चाहे सूक्ष्म जीवों की है, चाहे कोई भी, इसको हम रेड डाटा जो कि संकटापन्न है, मतलब निकट भविष्य में विलुप्त हो सकती है, उनको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है चित्र के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले इसकी परिभाषा देख लें, उसके बाद इसका चित्र भी है, तो वो चित्र देखेंगे। तो देखिए,
रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड होता है। पौधों, जंतुओं या अन्य कोई स्पीसीज के लिए रेड डाटा पुस्तक अलग अलग होती हैं। मतलब आप ये ना समझें कि सभी जो पौधे संकटापन है या जंतु संकटापन है उन सभी का एक ही जगह रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। रेड डाटा बुक्स जो होती हैं वो कई सारी होती हैं, मतलब हर एक के लिए हम अलग अलग इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपको इस चित्र को देखकर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये देखिए लिखा है नाम, द इंडियन प्लांट रेड डाटा बुक। ये देखिए रेड कलर की बुक है, इसलिए इनका नाम जो है रेड रखा गया है, रेड डाटा, क्योंकि ये संकटापन है कि ये निकट भविष्य में जो है मतलब विलुप्त हो सकते हैं। हम लोग डेंजर का साइन बनाते हैं ना रेड कलर से, वैसे ही इसलिए इन बुक्स का जो कलर है वो रेड कलर का लिया गया है कि इन स्पीसीज को भी डेंजर है ना। ये भी जो मतलब स्पीसीज हैं ये डेंजर में हैं, यानी इनको भी खतरा है, इनके ऊपर संकट है कि ये निकट भविष्य में ये जो स्पीसीज है जो इस रेड डाटा बुक में इंक्लूड की गई हैं, लिखी गई हैं, वो निकट भविष्य में समाप्त हो सकती हैं, ठीक है। तो इनमें किसका रिकॉर्ड है बच्चों? संकटापन स्पीसीज का, चाहे वो पौधों की हों चाहे वो जानवरों की हों। पौधों के लिए अलग है और एनिमल्स के लिए यानी जंतुओं के लिए अलग से रेड डाटा बुक है। ये यहाँ पर हर कंट्री की, हर देश की अपनी बुक्स होती हैं रेड डाटा, क्योंकि हर देश में अपने जानवर होते हैं, अपने पौधे होते हैं। अभी हमने देखा कि विशेष क्षेत्र स्पीसीज होती हैं, है ना। तो विशेष क्षेत्र स्पीसीज जहाँ की हैं वो अपने देश की अलग से वहीं की रेड डाटा बुक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेड डाटा बुक क्या है। तो एक बार दोबारा से हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि रेड डाटा बुक में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। वो लिख देते हैं रेड कलर की बुक होगी। रेड कलर की बुक तो हैं, पर उनमें है क्या ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें संकटापन स्पीसीज जो हैं इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आपने इतना ही याद रखना है कि संकटापन स्पीसीज जो हैं उनका रिकॉर्ड किस में होता है? रेड डाटा बुक में होता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए या अन्य स्पीसीज के लिए, सब के लिए ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका लिखा है कि प्रवास शब्द से आप क्या समझते हैं? तो प्रवास शब्द का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि बच्चे इसमें भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आवास और प्रवास में अंतर ही क्या हुआ, ऐसे करते रहते हैं। मतलब जहाँ आवास लिखना हो वहाँ प्रवास लिख देंगे, प्रवास की जगह आवास लिख देंगे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है यहाँ पर। ये देखिए, कुछ जीवों या स्पीसीज द्वारा जीवन यापन के लिए अपने आवास, यहाँ पर ये है आवास यानी उनका जो मूल आवास होता है, जीवों का जो मूल आवास होता है जहाँ पर वो हमेशा रह रहे होते हैं, उस मूल आवास से दूर जाकर रहना, दूर जाकर आप रह रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रवास, ठीक है। जीव जंतु एक निश्चित समय पर दूसरे स्थान पर जाते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो एक निश्चित समय पर, मतलब जब उनके लिए कई बार क्या होता है, जैसे जानवरों के लिए या पक्षियों के लिए अनुकूल मौसम नहीं होता, जिस जगह पे वे रह रहे होते हैं, जिस मूल आवास में वे रह रहे होते हैं वहाँ बहुत ठंड होती है, मान लो बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वो उस ठंड में अब नहीं रह सकते, तो इसलिए वो दूसरी जगह पे दूर किसी देश में जाके रहने लगते हैं। वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे, एक महीना रह लिए, 2 महीने रह लिए और फिर वापस अपने मूल आवास पर लौट कर आ जाएंगे, ठीक है। तो उनको जो पक्षी दूसरी जगह पे जाके रहने लगे हैं तो उस दूसरी जगह पर आए हैं वो, ठीक है, तो उस जगह के लिए वो प्रवासी हो गए, ठीक है। तो वो उनका जो रहने का स्थान है वो कहलाएगा प्रवास। तो प्रवासी पक्षी दूसरे स्थान पर जब रहते हैं तो उनको प्रवास, उस स्थान को प्रवास कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, प्रवासी पक्षी अपना आवास छोड़कर दूसरे स्थानों पर प्रवास क्यों करते हैं? तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में ही देखा था कि प्रवासी पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मूल आवास को छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत अधिक ठंड लगती है। जब उनके जो मूल आवास है उसमें शीत या ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है
तब वो दूसरे स्थान पर जाते हैं। और ऐसे में मान लो कुछ पक्षी अंडे देने होते हैं तो उन अंडों के लिए वो जो अत्यधिक शीत वाला स्थान है वो अनुकूल नहीं होता है, तो इसलिए वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और वो दूसरा स्थान जो होता है वह उनका फिर प्रवास कहलाता है। और ऐसे पक्षियों को या जंतुओं को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ये चित्र दिया हुआ है, रोज़ी पेलिकन नाम से ये चित्र है। ये जो पक्षी होता है इसकी जो बीक के लिए और इसके पंख बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके लिए ये ज़्यादा जाना जाता है। ये हमारे यहाँ हरियाणा में आता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये राजस्थान में भी जाता है ये पक्षी। तो ये कुछ दिनों के लिए सर्दियों में आते हैं, तब उस वक्त ये हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह लिखा है, 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है। तो बच्चों देखो, 1 टन कागज़ के लिए आपको लगभग 17 वृक्षों को काटना पड़ता है। मतलब 17 बेचारे वृक्ष जो हैं वो कट जाते हैं 1 टन कागज़ के लिए, है ना। तो कितना ज़्यादा, एक 17 वृक्षों को वो बड़ा होने में कितने सालों की मेहनत लग गई होती है ना। तो आपको देखो बच्चों, कागज़ का प्रयोग जो है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए, ताकि कागज़ के कारण ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष ना कटें। हैं, आप कम कागज़ यूज़ करेंगे, कम वेस्ट करेंगे तो पेड़ भी कम कटेंगे। हैं, तो हमेशा याद रखें, 17 वृक्षों को काटकर 1 टन कागज़ प्राप्त किया जाता है। इसलिए कागज़ का मूल्य समझें। और आपको पता ही है वृक्ष हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो उन वृक्षों को कटने से बचाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कागज़ का कितनी बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो देखो, जो कागज़ आप यूज़ करते हो बच्चों, ठीक है, आपने एक बार 1-2 शब्द लिखे कागज़ में, कुछ गलत हो गया और उसको फाड़ देते हैं, तो आपको तो उसकी कीमत ही नहीं पता है, आपने तो उसे सीधा डस्टबिन में डाल दिया। पर वो कागज़ जो है वो 5 से 7 बार दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। तो मतलब कागज़ को हम पुनः चक्रित कर सकते हैं कितनी बार, 5 से 7 बार हम उसे दोबारा से यूज़ करने लायक बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, 5 से 7 बार कागज़ को पुनः चक्रित किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसलिए कागज़ों को ख़राब ना करें। उन्हें आप अगर डस्टबिन में डाल रहे हैं या रद्दी के लिए इकट्ठा करके किसी रद्दी वाले को दे रहे हैं, वो ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखें कि कागज़ का जो है वो डस्टबिन में डालने की बजाय आप उसे रद्दी वाले को दें इकट्ठा करके। देखो, उससे आपको डबल फ़ायदा होता है। आप रद्दी वाले को देंगे तो वह पुनः चक्रित भी होगा, वो मतलब कि रिसाइकलिंग के लिए दोबारा से फैक्ट्री में जाएगा वो कागज़, और आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, है ना। पर आप उसे वेस्ट करेंगे, फाड़ फाड़ के ऐसे ही जला देंगे या फिर इधर उधर फेंक देंगे, गल जाएगा वो, तो उसका कोई उपयोग नहीं है दोबारा, है। तो इसलिए कागज़ को हमेशा ध्यान से प्रयोग करें। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा है, कागज़ की बचत और इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण क्यों आवश्यक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आप समझ ही गए होंगे अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे, कि कागज़ का पुनः चक्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वृक्षों को कटने से बचाता है ना। तो अब यही इसका आंसर भी होगा, है ना। देखते हैं, कागज़ की बचत करने से हम अनेक वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं। यही नहीं, कागज़ को बनाने में उपयोग होने वाले जल एवं ऊर्जा को भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ कागज़ को बनाने में प्रयोग होने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी कर सकते हैं। अब देखो, कागज़ जब बन रहा होता है तो उसमें कुछ जल भी लगता है ना। जल के साथ वहाँ पे कुछ ऊर्जा का भी उपयोग होता है, तभी तो वो बनेगा अच्छे से। और साथ में कुछ रसायन, जो ये रसायन होते हैं ये हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, हम अगर कागज़ को कम से कम यूज़ करेंगे तो क्या है, इन सब की भी अपने आप कमी हो जाएगी, इनका भी उपयोग कम हो जाएगा और इनकी भी बचत होएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमेशा कागज़ का पुनः उपयोग करना चाहिए और पुनः चक्रण करना चाहिए। अब यहाँ एक चित्र देख सकते हैं, इस चित्र में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि ये देखिए, ये बीच में जो है डस्टबिन है। ठीक है, यहाँ पर आप कागज़ जो है उसको इकट्ठा
कर सकते हैं। एक साफ़ सुथरे डस्टबिन में कागज़ यूज़ करने वाला जो है उसको आप डाल सकते हैं, और जो उसके बाद उसका रिसाइकल होके क्या क्या बन सकता है, मतलब उसका पुनः उपयोग या पुनः चक्रण करने से वो क्या क्या यूज़ में आ सकता है। तो ये देखिए, इसके पेपर कप बनते हैं। ये पेपर कप आपने देखे होंगे ज़रूर, है ना। इसके अलावा ये कार्डबोर्ड बॉक्स बनाया गया है, मतलब कार्टून बॉक्स जिसे कहा जाता है, जिसमें डिब्बा वगैरह और सामान डाल सकते हैं आप। या फिर ये नीचे ये देखिए, ये इस तरह का गिफ्ट पैक के तरह से कार्टून जिसमें मिल्क डाला जा सकता है ना। या फिर ये न्यूज़पेपर बन सकते हैं। ये कैरी बैग, आजकल तो कागज़ के कैरी बैग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये कागज़ का दोबारा से रीयूज़ है। हम इसको दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, मतलब दोबारा से कागज़ का रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ का रीयूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब आपको उम्मीद है कि सब समझ आ रहा होगा कि कागज़ की बचत करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है वह आपके लेसन की लास्ट हेडिंग है, ठीक है। तो ये देखिए, पुनर्वन रोपण क्या है अथवा पुनर्वन रोपण किसे कहते हैं। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने सेम आंसर लिखना है। तो पुनर्वन रोपण, आप अगर वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो इससे मीनिंग निकाल सकते हैं। पुनः मतलब दोबारा, मतलब फिर से। हम कह सकते हैं कि फिर से वन रोपण, वन मतलब वनों को रोपना, वनों को दोबारा से उगाना, है ना। तो जो काटे गए वृक्ष होते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए नए वृक्षों का रोपण यानी उगाना, रोपण करना ही पुनर्वन रोपण कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाना है। ये देखिए, ये चित्र की मदद से आप देख सकते हैं, है ना। ये बच्चे जो हैं ये इनको उगा रहे हैं। तो ये आप पौधों को उगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने उसे उगा दिया और बाद में वो पौधे में ना पानी डाला ना कुछ उसको देखा। देखो, पौधा उगाने के साथ साथ उसको आपने संभालना भी बहुत ज़रूरी है। उसका पूरी तरह से मेंटेनेंस करना है, उसको आगे संभालना है ताकि वो पूरा एक वृक्ष भी बन सके, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा उसका ख्याल रखें, पौधे को उगाकर उसमें पानी दें, समय समय पर उसमें खाद डालते रहें ताकि वह बचकर अच्छा पेड़ बन जाए। जब अच्छे से वो पेड़ बन जाएगा तो ही हम सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि पौधों से हमें क्या मिलती है बच्चों, ऑक्सीजन। आपको बहुत अच्छी से तरह से अब ये याद हो चुका होगा कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो पौधों को ज़रूर ही दोबारा उगाएं और उनकी रक्षा करें, उन्हें जानवरों से खाने से भी बचाएं, क्योंकि छोटे पौधे होते हैं वो अपनी सुरक्षा खुद से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उनको जो जानवर चलते हुए खा लेते हैं, तो उनको बचा के रखना है आपने। उनको उगाएं, उन्हें खाद पानी दें समय से, ताकि वो एक अच्छा वृक्ष बनकर आपको फल दे या आपको छाया प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है मुझे कि आपको ये पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना तो ज़रूर ही इसे शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट भी देंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद बच्चों।